नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ प्रसिद्ध कहानीकार लेखिका मन्नू भंडारी जी की कहानी, जिसका शीर्षक है मजबूरी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से ये लोरी गा रही थी। लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पे लटक आई थी, जो उनके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? कल तक तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन को सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वे बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा ने पूछा। मैं कह रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वो दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू। और वो हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, ले ली, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन को मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी, आओ रे चिड़िया चून करो, बेटी ऊपर राई नून करो, नून करो जी नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई, क्या है इसके आगे? रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा तो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर होगा। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उनकी धुंधली आँखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी, तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था। मैं जाकर खड़ी हो जाती थी, टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही रह रहकर उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रही, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में जब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा,
2 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लीपूं। 2 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं ही जानती हूँ कि 2 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते होंगे। पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी है ना। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को ये नौकरी करने परदेश नहीं भेज देती। उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायास ही डबडबा आई। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वो जाने लगी तो न चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी दे जाए और अब दूध ज़्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए ना। जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू भी चौका बर्तन करके यहाँ रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। देने लेने की चिंता न करना, मैं रामेश्वर को कहूँगी तो वो 5 देगा। 1 दूंगी, 1 कहूँगी तो 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने, कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया था। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियाँ याद करके गुनगुनाती रही। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूँ, फिर उन दोनों को भी चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूँ, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी भी काट दूँ, नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी नहीं कर पाऊंगी। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करें। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो, पर समय जैसे ही बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज़ आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हों और कस कर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा। माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी तो उनकी अपनी आँखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर जब बच्चा चुप हुआ, पुचकारने पर जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं है, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया, रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं, कितने महीने हैं।
झेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी, दो दो को तो। अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साध पूरी हो, तुम बड़भागी हो। मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर मुंबई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, पर देखो अपनी बात से मोड़ना नहीं। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा एक अंगीठी जरा इधर रख दो, मुंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह कि अम्मा तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो, सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें गठिया भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा? न हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूँगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वो तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई। आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियाँ लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर तो यूँ भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी, वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रहे थे। दोपहर को नर्मदा से कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ़ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ़? ऐसे समय में तो घर के ही लोग काम आएंगे ना। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यह खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि अब किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे वो अपना इरादा ना बदले। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में, उसकी नोन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर, बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ नहीं ढो पाती थी, कहाँ वो बेटू को लादे फिरती हैं। शाम को उसके साथ आँख मिचौनी खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे फिरती हो? यूँ ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ गई। कैसी बातें करता है, इसमें भी कोई वजन है? तो उठाना भारी पड़े, फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते मेरे को टोकते रहते हो। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशे में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नई थी।
2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने यह सब भी सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी उतरवा कर घर में लगवाई। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। न पति को दफ्तर जाना रहता था, न बच्चों को स्कूल जो समय पर काम करे। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ये उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए तो कभी नहीं भूली। शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा था, फिर भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी से दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू। जरा सा हाथ कांप गया था, फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वो कह रही थी, इस छोटी सी गलती के कारण कहीं तो बेटू को मत ले जाना। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने न जिद की न वो रोया। बहू के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई। अम्मा ने निश्चिंतता की सांस ली। महीना बीतते न बीतते खबर आई, बहू के दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद उनके मन में चुभा करता था वो भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। ये भावना उस दिन जाकर पूरी तरह उनके मन में जम गई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे सोचता है न पीछे, उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊँगी, पर वो क्यों सुनने लगा। यह सब कहते समय उनके झुर्रियों भरे चेहरे में चमक आ जाती और वह आंखें मूंद कर अपने बेटे के चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियाँ लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, ये 2-2 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक आध बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है, माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आँख मूंदी रह गई तो मैं तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को मिलने आ जाया करो। और आगे वे कुछ कह नहीं सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रहीं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपने छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वो छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वो दादी अम्मा के हाथ से खाता, सारे दिन चढ़ता रहता। रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता। कुछ न कुछ जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़ उनके पीछे पीछे घूमा करता। शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के साथ खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता उससे बेटू को जरूर कुछ न कुछ खरीदना होता।
न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता, मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर रमा की जबान खुली, अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा। दादी माँ ने हंसते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। ये तो सच हूँ बहू उसी पर पड़ा है। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल कर ले, फिर अपने आप सब छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में अंगुलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ ले जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था, तो दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं हुआ। मुंबई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वो 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया, अम्मा अब उसे वहाँ के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज़ तो सीखेगा। चिट्ठियाँ पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का तो दिमाग भौरा गया है। रमा के पत्र आते रहे, अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी। बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था, पर बेटू ऐसा नहीं था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वो जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला? अम्मा को बड़ा दुख होगा। फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता, वो अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहता था। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वो भी उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ के रख दूँ क्या? रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वो मुंबई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बहुत शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वो पल भर भी नहीं रह पाता। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक वो खाता नहीं। सो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। अम्मा देखो, पप्पू स्कूल जाने लगा और यह अभी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ भी लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गंवार ही रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा, उसे क्या गंवार रहने दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। सो इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी। तू जरा भी चिंता मत करना बहू, मैं पर इसे ले जाने की बात मत कर। रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने ही इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है।
एक भी आदत इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इससे प्यार करती हैं, इसका भला चाहती हैं, तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए। इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए अपने पास। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूँ? मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है? पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इसे तो मेरे प्राण ही ले ले। उनका रोना बदस्तूर जारी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने को संभाला और स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू, ले जा। मेरा बेटू फूले फले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की ज़िंदगी, उसकी हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अपड़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी? तू इसे ले जा। कुछ दिनों को मेरी ज़िंदगी में हंसी खुशी आई थी, इसी में तेरा बड़ा जश्न मानूंगी। और रमा कुछ कहे इसके पहले ही उन्होंने रसोई में भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए। रमा को खुद इस बात का बहुत दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वो निर्णय बदलने में असमर्थ पा रही थी। यही सोचकर वह अपने मन को तसल्ली दे रही थी और समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच से वो चला गया। जाते समय कह गया, दादी अम्मा मैं तेरे लिए मिठाई और गोली लेके आऊँगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, लेकिन मन कड़ा करके वे चुप रही। उसके बाद जो भी घर आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटी को ले गई? तुम तो कहती थी बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। फिर मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा उठना बैठना हराम हो रहा था, ऐसी हालत में उसे कैसे रखती? सो मैंने ही कह दिया बहू, अब पप्पू बड़ा हुआ सो बेटू को भी ले जाओ। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी थाती उसी को सौंपी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन कर लूँगी, उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील की औरतें स्वीकार कर पाती थी। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, खिलौने मिठाई बेचने वाला आया, तो बुझे स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज़ नहीं खरीदेगा। कहते ही उनका मन तो सुबक उठा, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी। दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वो उस भरे बुखार में छोड़ कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। वो पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी वो मेरे बिना नहीं रहेगा, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा, वरना वह रो रो कर प्राण दे देगा। हे भगवान, मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे सिब्बू बहू को छोड़ कर लौटा तो बताया बेटू ने तो रो रो कर बुखार चढ़ा लिया। मैं तो भेज कर अपनी तरफ निश्चिंत हो गई थी, पर वो रह सकता है क्या?
उसके तो प्राण मुझ में ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझ, अब जाकर लाना पड़ेगा। तीसरे दिन ही वो बेटू को लेकर वापस लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं, एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूँगी, पर ये तो रहता ही नहीं वहाँ। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा मुंबई से आई, फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा वो उसे सीधे मुंबई ले जाती तो ये सारा कांड नहीं होता। अम्मा मुंबई तक आ नहीं सकती, सो इस बार वो फिर एक बार दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वो बेटू को लेकर मुंबई चली गई। जाने किस आशा से अब्बा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके शिबू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं, वो संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिबू को साथ ही भेज दिया। दूसरे दिन से जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने यह मनौती मानती, किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए, वो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगी। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाए रहती, बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब शिबू लौट के आया तो वो ऐसे दौड़ पड़ी मानो वो बेटू को लेकर आया है। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है सब्जू? शिबू, तो मुझे मैंने किस लिए भेजा था? इस बार तो अम्मा बहू जी ने बेटू को हिला दिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, पर सबसे दोस्ती हो गई। सो खूब खेलता है, ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। शिबू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आँखों से उसे देख रही थी, मानो सब कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। शिबू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज़्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता आऊँगा, पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वो भी समझ गया। अब वहाँ जम जाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मज़े से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया, वहाँ जम गया? सच? मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊँगी, ज़रूर चढ़ाऊँगी। मेरे बच्चे के जी का क्लेश मिटा मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। और फिर गीली आँखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपये निकाल शिबू को देते हुए कहा, ले पेड़ा ले आ। और फिर गीली आँखों और कांपते हाथों से उन्होंने 1.25 रुपये शिबू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता, अब प्रसादी चढ़ाकर बाट ही दूँ। कौन? नर्मदा। सुना नर्मदा? बेटू मुझे भूल गया, बस भूल ही गया। और उन्होंने आंचल से भर भर आती आंखें पूछी और हंस पड़ी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में मन्नू भंडारी जी की रचना अजनबी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।